जय भारत फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ऑल इज वेल? सब बढ़िया है भाई। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। बट बिफोर दैट, जो हम लास्ट स्टडी करके आए हैं उसका एक थोड़ा सा हाईलाइट देख लेते हैं। इन द चैप्टर ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग, in first lecture we are discussing about its physical properties or physical characteristics, we can say that 5 different properties we are discussing over there, and according to that properties हमने कुछ एक्टिविटी भी वहाँ परफॉर्म की थी। आई होप यू लाइक दैट, और आपने वो अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। उसका हमें क्लासिफिकेशन देखना है। वाई इट इज नेसेसरी? क्योंकि देखो हमारा सराउंडिंग मैटर जो है वो बहुत सारी है, बहुत सारी, यानी कि वी कांट इमेजिन, उसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा है। तो वहां पर उसका प्रॉपरली क्या होना चाहिए? कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए भाई। समझ रहे हो? वाई द क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी, दैट्स द थिंग, मेन इज दैट। तो इन दिस वन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट थिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट यहां पर आपको क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है उसके रिगार्डिंग बोला गया है। तो इन दिस इज कि भाई मैटर कैन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन विच थिंग, their physical as well as chemical nature। उसके दोनों physical as well as chemical nature के accordingly we are classifying this matter। तो चलिए वन बाय वन पहले physical nature से उसको क्लासिफाई कर देते हैं। तो यहां पर मैं पहले मेंशन कर देता हूं भाई मैटर। ओके, एंड नाउ उसको सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं उसके फिजिकल नेचर से। तो फिजिकल नेचर में जब हम उसको क्लासिफाई करते हैं तो उसमें सबसे पहले उसका जो स्टेट होगा दैट इज सॉलिड स्टेट, सेकेंड वन दैट इज लिक्विड स्टेट, एंड थर्ड वन दैट इज गैसियस स्टेट। That is the physical classification of the matter। Again, pay attention, solid, liquid, gas, उन सभी के बारे में already you know that things। सॉलिड किसको बोलते हैं, लिक्विड किसको बोलते हैं, गैस किसको बोलते हैं, उसके अंदर के एटम की सिचुएशन किस तरीके से होती है, हाउ दे डिस्ट्रीब्यूट, उस पे प्रेशर, टेम्परेचर, उसकी कैसी इफेक्ट होगी, ऑल दिस थिंग्स यू रिमेंबर दैट, यस और नॉट? थोड़ा बहुत आप जानते हो उसके रिगार्डिंग, थोड़ा तो थोड़ा, बट इत्तू सा तो इत्तू सा, कहने का जो पॉइंट है वो, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दिस वन इज द फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल यानी कि जैसे हमें दिखती है उस हिसाब से, कि भाई सपोज ये जो है वो सॉलिड सब्सटेंस है। ओके, लास्ट टाइम हमने जो एक्टिविटी की थी तो उसमें लिक्विड वाटर का हमने यूज किया था, उसमें जो पोटेशियम परमैंगनेट डाला था तो वो सॉलिड सब्सटेंस था। समझ में आ रही है बात? और हमारी सराउंडिंग जो एयर है वो गैसियस स्टेट में सब वहां अवेलेबल है, गैस। तो दिस वन इज द फिजिकल नेचर के हिसाब से मैटर का क्लासिफिकेशन आपको दिया है। यहां पर दो और स्टेट है। फोर्थ वन इज द प्लाज्मा एंड फिफ्थ वन इज बोस-आइंस्टाइन स्टेट। बट मेनली जो हम डिस्कस करने जाने वाले ये इन तीनों के रिगार्डिंग ही है। ओके, हाँ, ये प्लाज्मा क्या है, बोस-आइंस्टाइन क्या है, दैट वी विल डिस्कस इन दिस वन। चलिए आगे बढ़े। तो फिर अब जो हम देखने वाले हैं दैट इज द केमिकल नेचर ऑफ द मैटर। तो यहां पर अगेन मैटर को केमिकल नेचर, केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल नेचर के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे।
तो उसमें सबसे पहले हम 3 क्लासिफिकेशन में इस मैटर को क्या करने वाले हैं भाई, डिवाइड करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले आएगा दैट इज प्योर सब्सटेंस, दूसरा रहेगा दैट इज कंपाउंड, और तीसरा रहता है दैट इज मिक्सचर। तो 1 बाय 1 सभी का इस क्लासिफिकेशन को डिटेलिंग में एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले आपको बोला गया है प्योर सब्सटेंस, उसमें हम बोल सकते हैं उसका जो क्लासिफिकेशन में रहते हैं जो सब्सटेंस रहेंगे दैट इज नॉन एज द एलिमेंट, दैट इज नॉन एज द एलिमेंट। आप सभी को पता है हाँ, जो मिनरल्स है हाँ, जब हम अर्थ सरफेस को डग करके वहां से जो मिनरल्स वहां से डग आउट करके निकालते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस है वो उसके प्योरेस्ट फॉर्म में रहते हैं, वो किसी के साथ मिक्सचर या फिर कंपाउंड फॉर्मेशन में नहीं होते, दे आर वो किसी के साथ रिएक्शन में नहीं होंगे या किसी के साथ जुड़े हुए नहीं होंगे, सिंगल उसका जो नेचुरल स्टेट है उसी में वो अवेलेबल रहता है, तो दैट इज एलिमेंट। जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये सारे जो है वो एलिमेंट हम बोल सकते हैं। बट जब वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक दूसरे के साथ मिलके वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है भाई, डिफरेंट हो जाता है। ओके, व्हेन दे कंबाइन टुगेदर इन मेक अ सब्सटेंस, तो वो अलग बात हो जाती है। तो सबसे पहले केमिकल नेचर में जो हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन लिया उसमें अगेन प्योर सब्सटेंस, फिर कंपाउंड की बात है भाई, यहाँ पर मिक्सचर के रिगार्डिंग डिस्कशन करने वाले हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले प्योर सब्सटेंस में जैसे मैंने मेंशन आपको किया दैट इज नोन एज द एलिमेंट। ओके, कंपाउंड में हम 2 तरीके की उसकी क्या करते हैं, बाइफर्केशन करेंगे। सबसे पहले इसमें होगा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा रहेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगेन कंपाउंड का क्लासिफिकेशन 2 पार्ट में हुआ, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक? तो दैट यू आर स्टडीइंग इन हायर स्टैंडर्ड, इफ यू आफ्टर 10th स्टैंडर्ड इफ यू सिलेक्टिंग साइंस ब्रांच, तो उसमें डिटेल में 11th 12th में, हाँ 10th के सिलेबस में भी थोड़ा बहुत, हाँ इतना सा थोड़ा बहुत इसके रिगार्डिंग डिस्कशन आएगा। बट जैसा मैंने बताया दैट इज लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट दैट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंडिंग, दैट इज द 2 बाइफर्केशन ऑफ कंपाउंड। अगेन केमिकल नेचर, प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड, एंड देन वी आर स्विच ओवर फॉर द मिक्सचर। मिक्सचर में उसके 2 क्लासिफिकेशन आपको बोले गए हैं। फर्स्ट जो रहेगा दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर, और जो दूसरा रहेगा दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। Again, homogeneous mixture as well as heterogeneous mixture. These are the 2 classification of mixture. तो सबसे पहले इन तीनों में क्या डिफरेंस है that you identify over here. कि what do you mean by the pure substance, जो मैंने आपको बताया initially, what do you mean by the compound and what do you mean by the mixture. पहले वो पता होना चाहिए, then we can say that उसकी जो bifurcation है उसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले प्योर सब्सटेंस देख लिया, देन मिक्सचर की बात कर दे तो मिक्सचर उसमें हम बोल सकते हैं कि मिनिमम 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस व्हेन दे कंबाइन टुगेदर। बट वहां पर वो ऐसे कंबाइन होंगे कि उसको हम शायद फिजिकली या
इजी मैनर से वहां से उसको सेपरेट कर सके एक दूसरे से। समझ रहे हो व्हाट आई वांट टू से? कि भाई मिक्सचर में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि भाई वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, एक ही नहीं होते, मोर देन वन सब्सटेंस दे आर कंबाइंड टुगेदर। ओके, बट उसको इजी मैनर से वहां पर बाइफरगेट कर देना है। उसको इजी मैनर में यानी कि उसको हम हाथों से अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। घर पे आपने देखा होगा, जो हम मान लो गेहूं लाते हैं, चावल लाते हैं, तो उसको उसमें से कंकर और जो दूसरे ऐसे कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो उसमें नहीं होने चाहिए, वो अपनी बहन है या आपके मम्मा जो है वो हाथों से उसको पिकअप करके अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो दैट इज द मिक्सचर, वी कैन से दैट। समझ में आ रही है बात? क्लियर है ये? पक्का? आगे बढ़ू तो कंपाउंड में क्या होगा? कंपाउंड में ऐसा बोलते हैं भाई कि व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस दे आर कंबाइंड टुगेदर, और वहां पर वो कैसे कंबाइंड होंगे भाई? वहां पर वो ऐसे कंबाइंड होंगे कि उसको हम इजीली वहां से सेपरेट नहीं कर सकते। वहां पर हमें कुछ ना कुछ फोर्स या कुछ केमिकल प्रोसेस अप्लाई करनी होंगी उसको सेपरेट करने के लिए। जिसका एग्जांपल अभी अभी हमने डिस्कशन में लिया था कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंटल फॉर्मेशन में है, बट व्हेन दे कंबाइन टुगेदर एंड मेक अ वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर जो है वो कंपाउंड है। H2O को हम फिर वहां से हाथों से ऐसे नहीं कर देते हैं, पानी है तो उसमें से चलो हाइड्रोजन निकाल के इधर रख दिया, ऑक्सीजन लेके हमने अपनी सांस ले ली, ऐसा तो नहीं हो पाएगा भाई मेरे। समझ रहे हैं व्हाट आई वांट टू से? तो उसमें से उसको बाइफरकेट कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें वहां केमिकल प्रोसेस अप्लाई करनी पड़ रही है भाई। क्लियर है ये चीज जो मैं बता रहा हूं? तो पहले तीनों के बीच का डिफरेंस आप क्लियर कर लिए, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर एंड कंपाउंड। ओके, ये जो मिक्सचर है उसमें जो ये जो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उसके रिगार्डिंग डिटेल में स्टडी हम करेंगे, बट लेटर ऑन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं उसमें इसके रिगार्डिंग पूरी डिस्कशन आने वाली है। किसको हेट्रोजीनियस बोलेंगे, किसको होमोजीनियस बोलेंगे, उसमें से हम एक दूसरे से जो सब्सटेंस उसमें मिक्सअप हुए हैं उसको कैसे वहां से बाइफरगेट करेंगे, कैसे सेपरेट आउट करेंगे, उसके रिगार्डिंग भी डिस्कशन आएगी। क्लियर है? पक्का? श्योर? तो दिस वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। पहले उसकी फिजिकल एज वेल एज केमिकल नेचर के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया। अगेन जल्दी से फटाक से, फिजिकल नेचर में सॉलिड, लिक्विड, गैस, केमिकल नेचर में प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर एंड कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट आते हैं, मिक्सचर में होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस, एंड देन द कंपाउंड में ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ये था उसका क्लासिफिकेशन। जैसे मैंने बताया इन डिटेल में जैसे जैसे हम हमारी जर्नी में आगे बढ़ेंगे भाई सभी के रिगार्डिंग थोड़ा थोड़ा हम डिस्कशन करते जाएंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नाउ ये जो फिजिकल नेचर के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन हमने देखा, तो उसमें जो कुछ उसकी प्रॉपर्टीज है तो वो सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस में वो कैसे बाइफरगेट होती है, उसमें कैसा वेरिएशन होता है, उसके रिगार्डिंग यहाँ हमने टेब्यूलर फॉर्मेशन में आपको इंफॉर्मेशन दी है। तो वन बाय वन उसका हम क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं भाई। तो सबसे पहले इंटर पार्टिकल स्पेस के रिगार्डिंग यहां पर बोला है आपको। इंटर पार्टिकल स्पेस, तो वहां पर आपको पता है सॉलिड जो रहते हैं उसमें कैसी होगी इंटर पार्टिकल स्पेस, that is very small and we can say that is closely packed, एक दूसरे के साथ टाइटली bonding to each other, ये बंधन ना छूटेगा, ऐसा कुछ भी कर लो ये रिश्ता ना छूटेगा, उसके जैसा ही है भाई सिचुएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिक्विड स्टेट में क्या होगा, that is comparatively large और we can say that is loosely packed, वो इतना टाइटली पैक नहीं होते थे, वहां थोड़ा थोड़ा गैप रहेगा भाई। समझ में आ रही है बात? पक्का? एंड गैसियस स्टेट में यू कैन सी ओवर देयर दैट इज वेरी लार्ज एंड वेरी लूजली पैक्ड, बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो। गाना सुनना है सिर्फ, बट गैसियस स्टेट के हिसाब से भाई। क्लियर है? तो ये जो टेब्यूलर फॉर्मेशन है ना, याद रखेंगे ना तो आपको डिफरेंशिएशन
के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करने को भी मान लो बोलते हैं, सॉलिड और लिक्विड या गैस या सॉलिड या गैस। तो ये सारी चीज आप मान लो टेबुलर फॉर्म में आपको मेमोराइज है तो इजीली आप वहां क्या कर सकते हो भाई, आंसर लिख सकते हो। आगे बढ़े तो फिर नेक्स्ट आपको बोला ये इंटर पार्टिकल स्पेस थी, अब इंटर पार्टिकल फोर्स के रिगार्डिंग बोला है। जो पार्टिकल रहेंगे तो उसमें फोर्स कैसा लगेगा, तो उसमें यहां मेंशन किया गया है सॉलिड स्टेट है उसमें वेरी स्ट्रॉन्ग, लिक्विड में वीक और गैसियस में वेरी वीक, बहुत ही कम। उसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो। सॉलिड सब्सटेंस है वो अपनी जगह पे आपने रखा, सपोज आपकी टेक्स्ट बुक है, आप पढ़ते पढ़ते रात को मान लो पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आपने पास में रख दी और सो गए। सुबह आप उठते हो तो वो बुक आपको पास में ही पड़ी हुई दिखाई देगी, वो चल के अपनी जगह पर डेस्क पर नहीं चली जाएगी। समझ रहे हो? जो उसके पार्टिकल की जो स्पेस है वो भी उसमें कम है, जो पार्टिकल के बीच का जो फोर्स है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, उस बुक को मान लो लास्ट जो हमने एक्टिविटी की थी प्रीवियस लेक्चर में कि भाई हमने चॉक को हाथों से ऐसे मसल दिया था भाई, फिर आयरन नील जो थी उसको हमने हथौड़े से भी, हैमर से भी उसके ऊपर मान लो फोर्स लगाया तो वो इतनी इजीली ब्रेक डाउन नहीं हुई थी। समझ में आ रही है बात? वो सारी चीजें। तो इंटर पार्टिकल फोर्स जो है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा। लिक्विड में क्या होता है, मान लो पानी का ग्लास, मान लो आप बैठे हो खाना खाने और बाय मिस्टेकली हाथ लग गया या पाँव लग गया और वो ग्लास क्या हो गया, पानी उसमें से गिर गया, तो वो पानी क्या हो जाएगा, सब जगह स्प्रेड हो जाएगा, सब जगह स्प्रेड हो जाएगा। ओके, अभी आप तो बड़े हो गए हो, बट जो छोटे बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो जो पानी स्प्रेड हो रहा है उसमें ऐसे हाथों से क्या करेंगे, कुछ ना कुछ उंगली करेंगे, उसमें ऐसे हाथ रख देंगे। तो जैसे ही वो पानी पे आपने हाथ रख दिया तो उसके नीचे का जो पानी था वो क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा जितना हो सके उतना। तो वहां पर जो इंटर पार्टिकल फोर्स है वो कम लग रहा है, इसलिए आपने जो फोर्स लगाया उसकी इफेक्ट आपको देखने को मिलेगी वहां। और जबकि गैस में बलून है, फुलाया हुआ है, उसमें हमने गैस यानी कि मुंह से उसको मान लो फुला दिया है और दोनों हाथों से हम उसको क्या कर देते हैं, मान लो ऐसे प्रेस कर देते हैं, प्रेशराइज कर देंगे, क्या होगा? क्लियर हो रही है बात? पक्का? आगे बढ़ू तो फिर नेक्स्ट आपको नेचर के रिगार्डिंग बोला है। तो नेचर में जो सॉलिड स्टेट रहेगा उसमें वेरी हार्ड एंड वी कैन से दैट इज रिजिड, वो रिजिड है। हम बोलते हैं ना तेरा नेचर यार बहुत हार्ड है, रिजिड जैसा है, तू सुनता ही नहीं है, एक बार जो तूने कर दिया वही करने की ठान लेता है, इसके जैसा रिजिड कि उसमें आप कुछ भी कर लो इतना ज्यादा वेरिएशन चेंज देखने को नहीं मिलेगा। वो गुजराती में कहावत है, पत्थर पर पानी है? पत्थर के ऊपर आप कितना भी पानी चाहे डाल दो, वो पत्थर जो है, वो जो स्टोन है उसका वो स्टोन ही रहता है। समझ में आ रही है बात? पक्का? आगे बढ़ू। नेक्स्ट, लिक्विड में उसको बोला गया है फ्लूइड और गैसियस स्टेट दैट इज हाईली फ्लूइड। वैसे दोनों फ्लूइड के ही एक पार्ट है, बट गैसियस जो सब्सटेंस है उसमें इंटर पार्टिकल स्पेस जो फोर्स है वो बहुत कम है कंपेयर टू सॉलिड और गैस, तो उसकी वजह से यहां पर हाईली फ्लूइड लिखा है। नेक्स्ट, कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बोला गया है। तो कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड सब्सटेंस, आप जैसा मैंने बताया है, आपकी नोटबुक है, उसको दोनों हाथों से ऐसे कंप्रेस करके देखिए, हो पाएगी? नहीं हो पाएगी भाई। उसकी जगह पर लिक्विड ले लीजिए, लिक्विड से पानी मान लो ऐसे हाथों में लिया है, हाथों में ऐसे करके पानी रखा हुआ है और ऐसे करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो सकता है। और गैसियस स्टेट में जैसे मैंने आगे भी बलून का एग्जांपल दिया, बलून को दोनों हाथों के बीच रख के दोनों हाथों को ऐसे प्रेशराइज कीजिए, कंप्रेस हो जाएगा, तो बीच में से वो क्या हो जाएगा, बलून सिकुड़ जाएगा और ऊपर और नीचे से वो जो उसके अंदर की जो एयर है वो वहां चली जाएगी। क्लियर है? पक्का? श्योर? नेक्स्ट, शेप एंड वॉल्यूम।
तो ऑब्वियसली सॉलिड स्टेट में यू नो दैट कि उसका जो शेप रहेगा दैट इज डिफाइनाइट शेप। लिक्विड में क्या होता है, उसका जो शेप रहेगा वो इनडिफाइनाइट रहता है, उसका पर्टिकुलर कोई शेप नहीं होता। पानी है तो उसका पर्टिकुलर कोई शेप है नहीं है भाई, उसको जिस किसी सब्सटेंस के अंदर फिलअप करोगे उसके जैसा वो शेप क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। ग्लास के अंदर डाल देते हो तो ग्लास के जैसा शेप, मान लो बाउल के अंदर डाल देते हो तो बाउल के जैसा शेप हो जाएगा। समझ में आ रही है बात कि भाई जैसे सब्सटेंस में उसको फिलअप करोगे उसके जैसा उसका क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा। तो उसका शेप कैसा है, इनडिफाइनाइट है, बट उसका वॉल्यूम कैसा है भाई, वॉल्यूम इज डिफाइनाइट। वॉल्यूम कैसा है भाई, दैट इज डिफाइनाइट है। पूरा ग्लास भर के पानी लिया है तो वो ग्लास में पूरा ग्लास रहेगा। उसी ग्लास को मान लो आप बाउल में डालते हो तो उसका जो वॉल्यूम है पानी का, उसमें हमने कुछ ऐड भी नहीं किया, उसमें से कुछ निकाला भी नहीं, तो उसका जितना वॉल्यूम है वो एज इट इज रहता है। वो चाहे बाउल में हो या फिर ग्लास में हो या फिर थाली में हो। हाँ, ये मैंने हाउस होल्ड एग्जाम्पल यहां दे रहा हूं, आप वो भी कर सकते हो घर पे, दैट्स वाई। क्लियर है, पक्का। और जब गैसियस स्टेट की बात की जाए तो गैसियस स्टेट में क्या रहता है, उसका जो शेप रहेगा वो इनडिफाइनाइट रहेगा और वॉल्यूम भी क्या रहेगा, इनडिफाइनाइट। उसका कोई पर्टिकुलर हम, हाँ आपको पर्टिकुलर अमाउंट पहले से ही पता है कि भाई ये जो बॉटल है उसमें इतना ही गैस फिलअप किया गया है, जैसे मान लो हमारा एलपीजी सिलेंडर। बट मोस्ट प्रोबेबली अब तो सब जगह गैस लाइन आ गई है, बट जिन जिन घरों में अभी भी जो एलपीजी का हमारी सिलेंडर यूज होती है तो उसमें क्या रहता है, उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो फिक्स रहेगा कि भाई उतना उसमें डाला हुआ है, वो जब तक है उतना यूज कर लीजिए, जैसे ही वो खत्म होगा पूरा हम बॉटल चेंज करते हैं। क्लियर है, पक्का, श्योर। आगे बढ़े। नेक्स्ट आपको बताया गया है डेंसिटी। डेंसिटी की जो फॉर्मूला है दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर वॉल्यूम वी कैन से दैट मेंशन ओवर हियर, मास पर वॉल्यूम। तो जबकि सॉलिड में वो हाई रहेगी, लिक्विड में लेस देन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, और जबकि गैसियस में सबसे कम, वेरी लो डेंसिटी। तो ये उसका डेंसिटी की रिगार्डिंग डिस्कशन। देन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में आपको बोला गया है कि सॉलिड स्टेट में है लो, जो मैंने अभी बताया, सॉलिड सब्सटेंस खुद ब खुद बहते नहीं चले जाते, जबकि लिक्विड में कंपैरेटिवली हाई और गैसियस में वेरी हाई। क्लियर है। एंड द लास्ट दैट इज डिफ्यूजन रेट। तो डिफ्यूजन के रिगार्डिंग भी हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें डिफ्यूजन के रिगार्डिंग पूरी स्टडी की है और उसकी एग्जांपल भी दी थी आपको, है ना। धूप स्टिक, उसको आप जला के एक कोने में रख देते हो अपने कमरे में, तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है, उसकी जो स्मेल है वो पूरे रूम में क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाएगी भाई। क्लियर है। तो डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड में निग्लिजिबल रहेगा, लिक्विड में स्लो और गैसियस में वेरी फास्ट। लिक्विड सब्सटेंस इजीली बह जाते हैं, जबकि गैसियस उससे भी ज्यादा क्या हो जाएंगे, फास्टली वहां से मूव हो जाते हैं। ओके, तो ये जैसे मैंने बताया ये जो टेबुलर फॉर्मेट है उसको प्लीज याद रखिएगा। और जैसे मैंने बताया कि आपको डिफरेंशिएट पूछा जाए दो सब्सटेंस के इन बिटवीन, कि भाई सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट के इन बिटवीन आप डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंस के जो दो पॉइंट्स है या तीन पॉइंट्स मेंशन कीजिए। तो आप यहाँ से इसको मान लो शॉर्ट में आपने ये याद रखा हुआ है, तो वहाँ आप उसको क्या कर सकते हो भाई, मेंशन कर सकते हो। क्लियर है, पक्का, श्योर। आगे बढ़ूँ तो फिर नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं उसमें टू मोर स्टेट ऑफ मैटर, जो लास्टली हमने स्टडी किया था कि भाई उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, जो क्लासिफिकेशन मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें हमने 3 स्टेट देखे थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उस टाइम मैंने बोला था कि भाई 4th and 5th स्टेट इज ऑल्सो अवेलेबल, बट उसके रिगार्डिंग इतना ज्यादा हमें पता नहीं है। तो वो जो 4th स्टेट है ऑफ मैटर दैट इज प्लाज्मा। किसकी माँ भाई,
प्लाज्मा। वो निरमा आती है, वैसे ये प्लाज्मा है भाई। चलिए, तो प्लाज्मा कैसे जनरेट होता है उसके रिगार्डिंग यहां पर पूरी डिस्कशन करने वाली है। तो सबसे पहले बताया गया है कि दिस स्टेट कंसिस्ट सुपर एनर्जेटिक, दिस स्टेट is consist super energetic and super excited particles। सुपर एनर्जेटिक, सिर्फ एनर्जेटिक नहीं है, देखिए द वर्ड्स जो उसके साथ लगा हुआ है, सुपर, सुपर से भी ऊपर, डुपर, ऐसा जो बोल देते हैं वैसे, सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर काइनेटिक, कि भाई उसके पास काइनेटिक एनर्जी है बट इतनी ज्यादा है, उसके पास वो एक्साइट हुए, वो इतने ज्यादा एक्साइट हो गए हैं कि वो क्या कर पाएंगे वो खुद को भी नहीं पता होगा। क्या करेंगे अभी डिस्कशन करते हैं, वेट एंड वॉच। दिस पार्टिकल आर इन द आयोनाइज्ड गैस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। आयोनाइज्ड गैस, शायद ये वर्ड्स आपको नया लगे तो उसके रिगार्डिंग डिस्कशन कर देते हैं। आयोनाइज्ड गैस मीन्स व्हाट? तो आयोनाइज्ड गैस, इसमें हम ऐसा बोलते हैं कि भी जो भी सब्सटेंस है, हाँ, वो मान लो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो क्या हो जाता है, यस, दैट इज नेगेटिवली चार्ज। और इफ एनी सब्सटेंस लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज। ये तो पता है आपको, श्योर, कंफर्म, लॉक कर दो इस बात को। तो जब वो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने आप में से किसी को डोनेट करेगा या किसी के पास से एक्सेप्ट करेगा, तो वो जो सब्सटेंस जो है वो सब्सटेंस नहीं रहेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा आयंस में। वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, आयंस में। इफ दे गेन द इलेक्ट्रॉन्स तो देन दैट इज नेगेटिव आयन, एंड इफ इट इज लूज द इलेक्ट्रॉन देन इट इज पॉजिटिव आयन। तो अब समझ में आया? तो ऐसे मान लो पॉजिटिव या नेगेटिव आयन वाले जो गैस है, दैट इज, वी कैन से दैट इज आयोनाइज्ड गैस। और फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुफ्त में मिल रहा है भाई। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कौन है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि जो सब्सटेंस है उसकी जो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं और वो इलेक्ट्रॉन अपने सब्सटेंस में से क्या हो जाते हैं, मान लो एस्केप हो जाते हैं। तो ऐसे एस्केप हुए इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। तो ये आयोनाइज एंड फ्री इलेक्ट्रॉन क्लियर हुआ भाई। अगेन, फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि जो सब्सटेंस है उसकी लास्ट ऑर्बिट, डिटेल में आएगा भाई पढ़ने में, बट यहां पर ये जो स्टेटमेंट, ये जो वर्ड्स लिखे हैं, तो उसको रिगार्डिंग थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग ओवर हियर। वैसे ये आयोनाइज्ड गैस की रिगार्डिंग हम बात करें तो पूरे एक लेक्चर उसमें चला जाएगा आपको एक्सप्लेन करने में। साथ में फ्री इलेक्ट्रॉन का भी डिस्कशन उसमें पैरेलल हो सकता है, बट यहां इन शॉर्ट में आपको मैंने वो बात बता दी। आगे बढ़ूं तो अभी, तो ऐसे ये जो आयोनाइज्ड गैस है और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसके पास क्या होता है, ये एनर्जी रहेगी उसमें, वो सुपर रहेगी। उसकी जो पार्टिकल्स जो है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है पार्टिकल के फॉर्मेशन, वो सुपर एक्साइटेड रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो उसके सब्सटेंस क्या जो बाउंडिंग था, उस बाउंडिंग से क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ओके, आगे बढ़ू अभी। अ फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब और अ नियॉन साइन बल्ब, अ फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब और नियॉन साइन बल्ब is an example of plasma state. As electricity flows through a helium or neon filled bulb or a sine bulb, the atoms of this gas break into charged electrons. टप्पा हो रहा है? ओके, ध्यान दीजिए। अगेन इसको इजीली मैं आपको क्या कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लो ये ट्यूबलाइट है, हम घर पे जो यूज करते हैं वो ट्यूबलाइट है। ये इस ट्यूबलाइट को हमने पावर सप्लाई दी है। इस ट्यूबलाइट को हमने क्या की है भाई, पावर सप्लाई के साथ अटैच किया है, बैटरी के साथ। तो जैसे ही हमने उसको पावर सप्लाई के साथ अटैच किया
तो यहां से इस ट्यूबलाइट में से करंट फ्लो होगा। करंट को मैं I से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, करंट को मैं I से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ओके, ये ट्यूबलाइट में होता क्या है मेनली? ट्यूबलाइट में होगा क्या? ट्यूबलाइट है या फिर अभी जो नए सारे जो ये जो बल्ब यहां पर मेंशन किए, फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब या नियॉन साइन बल्ब, ये जो है वो है क्या मेनली? तो उसमें गैस जो है पर्टिकुलर, उस गैस को उसके अंदर फिलअप किया गया होता है। तो इस ट्यूबलाइट में भी क्या होंगे? कुछ गैस पार्टिकल्स होंगे, कुछ गैस उसमें रहेगा। तो अभी जैसे ही करंट इसके अंदर क्या होगा? एंटर होगा। जैसे ही करंट इसके अंदर ट्यूबलाइट में से पास होगा तो इसके अंदर जो गैस फिलअप किया गया है, उस गैस के अंदर ऑब्वियसली वो एटम है, तो उसके पास न्यूक्लियस रहेगा। न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। क्लियर है इतनी बातें? तो ये जो प्रोटॉन है जो न्यूक्लियस में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग घूमते रहते हैं, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको बाहर से ये करंट के फॉर्म में कुछ एनर्जी मिलेगी भाई। उसको क्या मिलेगी? सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर से मिलेगी। तो क्या होगा? एक और बेस्ट एक इजी एग्जांपल देके बताता हूं। आपकी पॉकेट मनी मान लो, शायद पापा देते, अभी तो छोटे हो बट फिर भी शायद पापा आपको देते हैं कि भाई पर मंथ आपको 500 रुपीज क्या कर देने हैं भाई, जो भी आपके पर्सनल एक्सपेंसेस है उसमें वो आप खर्च कर दो, या आप अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हो या कहीं पर भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। 500 रुपीज देते हैं पर मंथ। अभी त्यौहार आ रहा है, दिवाली आ रही है, दीपावली आती है, या आपका बर्थडे होता है, तो आप बर्थडे के दिन या फिर दीपावली के दिन जो बड़े लोग रहते हैं वो छोटे बच्चे को कुछ ना कुछ क्या देंगे, नए साल के तौर के भेंट के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से आपको कुछ रुपए देते हैं उसके ब्लेसिंग के फॉर्मेशन में। तो वो सारे रुपए क्या है आपके लिए? पॉकेट मनी तो अलग से है, बट ये सारे रुपए क्या है आपके लिए? एक्स्ट्रा इनकम। तो वो इतने रुपए मिलके आपका स्टेट क्या होता है? यस, आप क्या होते हैं? खुश होते हैं ना भाई। तो वही चीज होती है यहां पर कि गैस जो है उसके अंदर जो फिलअप किया गया उसके पास खुद के इलेक्ट्रॉन है भाई, बट यहां से अगेन बाहर से उसको और इलेक्ट्रॉन मिलते हैं भाई। करंट जो है वो है क्या बेसिकली? ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो है क्या बेसिकली? तो 10th स्टैंडर्ड में डिटेल में आप पढ़ोगे, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज नोन एज द करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज नोन एज द करंट। तो ये करंट है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है, तो बाहर से और इलेक्ट्रॉन उसको मिले, तो बाहर से जैसे ही और इलेक्ट्रॉन मिले वो एक्साइट हो गया, यस, वो क्या हो गया? एक्साइट हो गया, यस आई गेट दैट, आई गॉट दैट। और एक्साइट होके वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा एक्साइट करेंगे, और ज्यादा एक्साइटेड होने की वजह से वो क्या होंगे? आयोनाइज और फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन में आके वो जो गैस जो है उसमें फिलअप किया गया, उसकी पर्टिकुलर जो गैस रहता है उसकी एक पर्टिकुलर क्या रहती है? कलर रहती है। उस कलर के हिसाब से वहां आपको ग्लो, लाइट देखने को मिलेगी। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर ये जो बताया ना कि ये जो फ्लोरोसेंट बल्ब है, नियॉन साइन बल्ब है, तो उसमें होता क्या है? दिस बल्ब फ्लोज थ्रू अ हीलियम और नियॉन फील्ड इन द बल्ब। इस बल्ब में क्या होता है? हीलियम या फिर नियॉन जो गैस है उसको वहां फिलअप किया जाता है। समझ में आ रही है बात? और जैसे ही ये जो बल्ब में से करंट पास होगा तो वो उसके अंदर के जो गैसियस एटम है उसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ब्रेक करेगा, ब्रेक इनटू द चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। तो कंसिक्वेंटली प्लाज्मा इज फॉर्म इन विच ग्लो विथ स्पेसिफिक कलर। ये जो गैस जो रहता है उसका स्पेसिफिक कलर रहेगा, उस कलर के हिसाब से ये ट्यूबलाइट जो है फिर क्या करेगी? ग्लो करेगी। ऐसे ट्यूबलाइट क्या होती है? ब्लिंक होती है ना, वैसे अभी आप देखते हो, हाँ मान लो डीजे में आपने देखा होगा बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइट रहती है, देखा है? तो फिर
तो वो लाइट ओके, जब आप ये हेलोजन जो आप बोल देते हो या फिर ऐसे फ्लोरोसेंट लाइट जो रहती है, जैसे ही आप उसको प्लग इन करोगे और पावर सप्लाई ऑन करोगे वो तुरंत ग्लो हो जाएगी। आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है? आपके घर पे मान लो कोई फंक्शन है और आपने वो क्या बोलते हैं, घर के बाहर अच्छा सा डेकोरेशन किया हुआ है, मंडप लगाया हुआ है, तो उसके ऊपर आप हेलोजन भी, फॉक्स जिसको बोलते हैं, वो भी लगाते हो। तो जैसे ही आप उसको प्लग इन करोगे तुरंत वो ग्लो करने लगेगी? नहीं, कुछ मिनट बाद, जब तक उसके अंदर की जो ट्यूब रहती है वो प्रॉपरली उसमें हीट नहीं प्रोड्यूस होगी, तब तक वहां प्रॉपरली लाइट आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये हीट क्या है? दैट इज करंट। जो करंट इसमें फ्लो हुआ, जो करंट फ्लो हुआ, उस करंट के हिसाब से, उस करंट की वजह से वहां पर हमें हीट जनरेट होती मिली, और वो हीट सॉरी, उस हीट की वजह से यहां पर वो जो सब्सटेंस है वो स्पेसिफिकली सर्टेन कलर के साथ ग्लो करता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है भाई? ये तो ये प्लाज्मा स्टेट क्या कहना चाहते हैं? क्लियर? पक्का? श्योर? लॉक कर दूं इस बात को? आगे बढ़े अभी। नेक्स्ट आपको बोला है द सन एंड स्टार ग्लो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा क्रिएटेड बाय देयर हाई टेम्परेचर। सन का टेम्परेचर कितना है आपको पता है? कोर जो रहेगी सन की, उसका टेम्परेचर कितना होता है पता है? हाँ, थाउजेंड्स के केल्विन के हिसाब से वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो इतना ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से उसमें जो मेन जो गैस रहेगा वो गैस आयोनाइज गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयोनाइज गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसकी वजह से, वो आयोनाइज गैस में कन्वर्ट होने की वजह से वो पर्टिकुलर कलर से क्या होते हुए दिखाई देते हैं? ग्लो होते हुए दिखाई देते हैं। कुछ स्टार्स आपको रेड कलर का दिखेगा, बाकी सारे वैसे तो आपको वाइट दिखते हैं, बट कुछ ऐसे जो स्टार्स है वो आपको पर्टिकुलर कुछ कलर के हिसाब से दिखेंगे। क्यों? ड्यू टू दिस रीजन। तो दिस वन इज द प्लाज्मा। क्लियर है? पक्का? श्योर? आगे बढ़े। नेक्स्ट जो आपको बताया गया दैट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। बोस, सत्येंद्रनाथ बोस, ये जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, उसने और आइंस्टाइन ने मिला के ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन दैट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, उसके रिगार्डिंग उसने कुछ इनिशिएटिवली क्या किए थे, डिस्कशन किए थे, थोड़ा बहुत उसने उसके रिगार्डिंग बताया गया था। बट फाइनली ऐसा बोला जाता है उसके बाद 3 अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उसने इसके रिगार्डिंग क्या किया, डिटेल में स्टडी की और उसके रिगार्डिंग डिटेल में सबको बताया। तो वो है क्या बेसिकली, डिस्कशन में देखते हैं। दिस स्टेट इज कॉल्ड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर एंड इज द मेन वर्क ऑफ द साइंटिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन। जो मैंने आपको बताया अभी अभी, ये दो बेस में पायनियर साइंटिस्ट थे इस स्टेट को क्या करने के लिए, जनरेट करने के लिए। बट दिस वाज एक्चुअली शोन टू एग्जिस्ट बाय 3 अमेरिकन साइंटिस्ट, एरिक ए कर्नल, वॉल्फगैंग केटलर एंड कार्ल ए वाइनमैन। इन तीनों ने मिलकर 2001 में बाय कूलिंग, अब यहां से ये शुरू होता है, बाय कूलिंग सर्टेन गैस of extreme low density and very low temperature, that very low temperature is known as super low temperature। गैस को क्या कर देना है भाई, गैस को क्या करना है? प्लाज्मा में हमने क्या देखा, वेरी एक्साइटेड, सुपर एनर्जेटिक, सबसे ज्यादा थी भाई। जबकि यहां क्या हुआ, वेरी एक्सट्रीम लो डेंसिटी, एकदम कम कर दी, जितना हो सके उतना डिक्रीज कर दिया उसमें एक्सट्रीम लेवल पे, और टेम्परेचर को भी क्या कर दिया, एकदम नीचे लेके आ गए। तो उस वक्त वो जो स्टेट है सब्सटेंस का, उसको हम बोलेंगे ऐसी सिचुएशन में दैट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। अगेन आई रिपीट दैट थिंग,
दो चीजें यहां पर आपको मेमोराइज करनी है या याद रखनी है। जो स्टेट है वो एक्सट्रीम लो डेंसिटी वाला रहना है और जो टेम्परेचर है वो भी लो टेम्परेचर रखना है, तब जाके जो हमें स्टेट मिलेगी सब्सटेंस की, दैट इज नोन एज द बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो दिस वन इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। क्लियर है भाई? पक्का? श्योर? तो यहां पर इन दिस लेक्चर हमने मेनली क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखा, उसके दो तरीके के क्लासिफिकेशन, फिजिकल के हिसाब से, केमिकल के हिसाब से, और फिर उनके बीच का जो डिफरेंस है सब प्रॉपर्टीज का, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है मैटर का, तो उनके बीच का जो डिफ्रेंसिएशन है उसके रिगार्डिंग यहाँ हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे YouTube चैनल एज वेल एज प्ले स्टोर पे हमारा अद्वैत अचीवर्स करके ऐप है, उसको आप लॉगिन कीजिए, डाउनलोड करके लॉगिन कीजिए उसमें, और वहाँ पर आपको जैसे 11th-12th साइंस आप कर रहे हो तो उसके लिए JEE और नीट के आपको लेक्चर्स वहाँ पर आपको मिलेंगे, अवेलेबल है, और एज वेल एज फॉर 8, 9, 10 स्टैंडर्ड फाउंडेशन के भी लेक्चर्स वहाँ पर अवेलेबल है। तो जाइए, लॉगिन कीजिए, अच्छे से पढ़िए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ गुड डे। जय भारत।